अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मॉडल पेपर नंबर 2। इस पेपर में हम एजुकेशन से रेलिवेंट 80% क्वेश्चन करेंगे और जीके से रेलिवेंट 20% क्वेश्चन करेंगे। और बिफोर द स्टार्ट ऑफ पेपर आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम वीडियोज़ देख लीजिएगा। आई एम 100% श्योर कि आपके 100% कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स ऑफ लेक्चरशिप, हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रीज एंड educators and as well as the relevant of the B.Ed and M.Ed question. Okay, let's start. डिडक्टिव रीजनिंग इज़ द फिलोसफी विच कंसर्न वी। तो डिडक्टिव रीजनिंग की जो फिलोसफी वो होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। डिडक्टिव रीजनिंग क्यों होता है? बिकॉज ये हमेशा जो होता है वो बॉटम से टॉप की जानिब नहीं होता बल्कि टॉप से बॉटम की जानिब होता है, एक थेरी से प्रॉब्लम की जानिब होता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक थेरी मौजूद होती है, हम उसको प्रूव करते हैं और इस तरह से एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए जिस तरह हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले साइंटिफिक मेथड में प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाता है एंड नेक्स्ट लास्ट में थेरी पे जाते हैं। जनरलाइज थेरी होती है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक जनरलाइज थेरी मौजूद है, उसको हम प्रूव करने के लिए प्रॉब्लम की जानिब आ रहे हैं। प्रायर नॉलेज होता है आपका फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है जो आपने अपने एक्सपीरियंस से लिया हुआ होता है। एंड द मेथड ऑफ इंडक्शन इज़ कंसर्न, जो मेथड ऑफ इंडक्शन होगा ऑब्वियसली वो अपोजिट होगा हमारे डिडक्शन से, तो वो स्पेसिफिक टू जनरल होगा और टॉप से बॉटम की जानिब होगा। और हम लोग प्रॉपर तरीके से एक सीढ़ियों की तरह से एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन या थ्योरी की जानिब जाते हैं और यहाँ पर फिर हम जनरलाइज करते हैं अपने रिजल्ट्स को। द पोस्टररी नॉलेज जो होगा वो ऑब्जर्वेशन पर बेस करता है। ठीक है जी। टू रिमूव लिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन विद इन मिनिमम पॉसिबल पीरियड, तो ये हमें कहा गया था जो हमारा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 37B, उसमें हमें ये कहा गया था। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो है वो डुई ने लिखी थी। ठीक है। डुई एक्सप्लोर रिलेशनशिप ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द माइंड एंड नॉलेज इन हिज बुक। तो उन्होंने जो बात की है वो एक्सपीरियंस एंड नेचर की बात की है। क्यों वो कहता है कि आप एक्सप्लोर करें रिलेशनशिप को ताकि आपको क्या कर सकें, एक्सटर्नल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें और आपका नॉलेज बिल्डअप होता है। इसीलिए इसको प्रोग्रेसिविस्ट कहते हैं, प्रैग्मेटिस्ट भी कहते हैं, बिकॉज ये बात करता है लर्निंग टू डू बाय डूइंग। आइडियलिज्म कंसर्न करते हैं। आइडियलिज्म का कंसर्न जो है वो आइडियाज़ यानी माइंड के साथ होता है और आइडियलिज्म ये कहते हैं कि जो कुछ माइंड में है वही असल रियलिटी है, वही ट्रूथ है, बिकॉज जो चीज़ आपके सामने है वो पहले कहीं ना कहीं आपके माइंड का हिस्सा रही है। प्रैग्मेटिस्ट का कंसर्न जैसे मैंने बताया कि उनका काम से है कंसर्न, उनका माइंड या ग्रेड बुक या किसी बैक टू बेसिक से नहीं है बल्कि उनका कोई काम है जो आप करो, आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लो, आप प्रोजेक्ट्स बनाओ और उसके बाद आप लर्न करो। तो इसीलिए इन्हें प्रैग्मेटिस्ट और प्रोग्रेसिविस्ट दोनों डुई के हैं और इन्हीं के जो फिलॉसफी है उनका काम जो है वो वर्क से रेलिवेंट है। रियलिस्ट अडॉप्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल वर्ल्ड थ्रू, तो रियलिस्ट जो है अपने प्रॉब्लम्स जो फिजिकल वर्ल्ड के प्रॉब्लम, रियलिस्ट जो है वो रियलिज्म के थ्रू जब काम किया जाता है तो वो कहते हैं जो रियलिस्टिक यानी कि आपके सामने मौजूद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं वो सब चीज़ें, तो नेचुरल लॉस की वो बात करते हैं, सेंसेस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इसीलिए तमाम चीज़ें आएंगी। तो ये याद रखिएगा कि रियलिस्ट एंड आइडियलिस्ट दोनों ऑपोजिट हैं। वो माइंड और आइडियाज़ की बात करते हैं जबकि ये बात करते हैं एक्सपीरियंसिस और सेंसेस की, कि अपने उनको इस्तेमाल में लाकर आप अपनी जो दुनिया में मौजूद चीज़ें हैं उनको कैसे आप परसू करते हैं, किस तरह से आप उनको लेकर आते हैं अपने एक्सपीरियंस के अंदर। एंड नेक्स्ट वन इज़ द एक्जियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ आइडियलिस्ट इज। तो एक्जियोलॉजिकल अप्रोच जो है हमारे पास वो ये कहती है कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट या इटर्नल एंड परमानेंट ब्यूटी है वही सब कुछ है, बिकॉज एक्जियोलॉजिकल अप्रोच जो है उसका ताल्लुक जो है वो एथिक एंड एस्थेटिक्स के साथ है। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद रीजनिंग इज कॉल्ड, तो ब्रांच ऑफ फिलोसफी जिस चीज़ का रीजन्स की बात होगी वो इधर नहीं होगी, इधर नहीं होगी, इधर नहीं होगी। तो लॉजिक रीज़न का ताल्लुक हमेशा नॉलेज से होता है, बिकॉज जब अकल है तो जाहिर है आप उसके बिहाफ पर अपना इल्म हासिल करते हैं क्योंकि आप एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है फिलोसफी इज़ एन इंटेलेक्चुअल और मोरल एक्टिविटी। ये किसने कहा था? ये जॉन लॉक ने कहा था। द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज टू फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट अल्टीमेट रियलिटी इन इस्लामिक इज़ रिवोल्यूशन, क्योंकि इसी के ज़रिए हमें ऑथेंटिक सोर्स मिलता है और ये सबसे पहला ऑथेंटिक सोर्स है, सबसे पावरफुल ऑथेंटिक सोर्स है। हु हैज़ इनिशिएटेड लैंडमार्क वर्क ऑन डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात की है हमें गिफ्ट ने। एंड द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर इज़ द एक्सपीरियंस। ठीक है।
उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन फंडामेंटल वैल्यूज़ एटीट्यूड एंड बिहेवियर अमंग पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये बात आती है हमारी एंथ्रोपोलॉजी का जो इल्म है उसके अंदर हम इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़ एटीट्यूड एंड बिहेवियर होते हैं। ओके जी, साइकोलॉजी में आपको पता है बिहेवियर होते हैं, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स की बात करती है, एंड सोशल जो है वो सोशल सर्कमस्टांसिस और सोशल बिहेवियर की बात करता है। विच इज़ वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का बेसिक फंक्शन क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होता है बिकॉज ये काम एडमिनिस्ट्रेशन या लीडरशिप करती है, डायरेक्टिंग भी नहीं करती है, तो प्लानिंग भी नहीं होता। बेसिकली जो सुपरविजन का जो फंक्शन होता है वो इवेल्युएट करना है कि कौन सा काम, कौन सा टास्क, कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हुआ है, कहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ स्कूल। तो इम्पॉर्टेंट एजुकेशन रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या है सबसे ज़्यादा? देखिए, बिल्डिंग एंड टेक्स्ट बुक मिल जाए, स्टूडेंट्स भी होंगे, फाइनेंस भी होगा, लेकिन टीचर नहीं होगा तो आप समझते हैं कि आपका जो मेन टीचिंग का जो एक फंक्शन है एक स्कूल के अंदर वो होगा तो अर्किस नहीं होगा, तो टीचर इज़ अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन। सिगमंड फ्रॉइड वाज अ मेडिकल डॉक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी, और फिर बाद में वो साइकोलॉजिस्ट बने थे, उन्होंने थेरीज दी थी। सेल्फ प्रिपरेशन एंड बैलेंस पर्सनैलिटी इज़ द बेसिक एम ऑफ। तो सेल्फ प्रिपरेशन बैलेंस पर्सनैलिटी किसका है जी? प्रैग्मेटिस्ट की बात नहीं हो रही, प्रोग्रेसिविस्ट नहीं, और जहाँ पर इस्लाम आ जाए तो 100% हमारा इस्लाम जो है वो बात करता है सेल्फ प्रिपरेशन की, बैलेंस पर्सनैलिटी की। और इसमें हमें बहुत सारी जो प्रीचिंग्स हैं उनमें हमें देखा जाता है, हदीस में हमें देखा जाता है कि किस तरह से हमने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, किस तरह से हमने बिहेवियर करना है, किस तरह से हमने लोगों के साथ अपना एटीट्यूड रखना है, तो ये तमाम चीज़ें आती हैं। In which of the following non-random sampling technique doesn't the researcher ask the research participant to identify other potential research participant? तो देखिए, ये स्नोबॉल सैम्पलिंग क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, सबसे पहली बात तो वो स्नोबॉल की हो गई। टेक्निक है डजन द रिसर्च आज द रिसर्च पार्टिसिपेंट, के एक रिसर्चर ने अपने दो आप कोई भी पार्टिसिपेंट लिए हैं और फिर उनसे कहा है कि आप अपने ही जैसे कोई पार्टिसिपेंट जो हैं वो शामिल कर लें। मिसाल के तौर पर अगर उसने स्टार्ट में ट्विंस पर रिसर्च करनी है, अब वो ट्विंस बताते हैं कि जी हमारी फैमिली में और जगह भी ट्विंस हैं, तो वो उनको भी ऐड कर लेगा। फिर उनमें से हो सकता है कोई कहे कि हमारी फ्रेंड्स हैं उनमें भी कुछ ट्विंस हैं, तो उनको भी ऐड कर लेगा। तो उनमें से मज़ीद कोई कह सकता है कि हमारे रिलेटिव्स में या हमारे नेबर्स में कुछ ट्विंस हैं, तो उनको भी ऐड कर लेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड अ स्नोबॉल, बिकॉज इसमें क्या करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि अदर पोटेंशियल रिसर्च आपको कहाँ से मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर अ सर्वे इज नोन एज। जब प्रोसेस किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए एक सबसेट को, किसमें से? पॉपुलेशन में से, तो वो क्या होता है? प्रोसेस जो होता है वो सैम्पलिंग कहलाता है, ये नहीं आएगा। द ग्रीक वर्ड सोमा मीन्स बॉडी, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव वेरिएबल। तो अब ये देखिए, क्वान्टिटेटिव वेरिएबल वो होंगे जिनको हम रिजल्ट जिनका 1 2 3 4 5 में ले सकते हैं, या जिनकी हम कैटेगराइज करते हैं, जिनको इस तरह से एज की कैटेगराइजेशन हो सकती है, टेम्परेचर की हो सकती है, इनकम भी नंबर्स में आती है, हाइट भी नंबर्स में आती है, ग्रेड पॉइंट एवरेज भी नंबर में आते हैं, रीडिंग भी नंबर में आती है, वेट भी नंबर में आता है, जेंडर भी हो सकती है मेल टू फीमेल तो नंबर में है, रिलीजन एंड ब्यूटी। तो अब ये देखिए कि रिलीजन को हम नंबर नहीं देते, ब्यूटी को हम उस तरह से नंबर नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट करते हैं द नॉन रैंडम सैम्पलिंग टाइप दैट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ कन्वीनियंट सैम्पलिंग फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर योर रिसर्च स्टडी इज कॉल्ड। जब आप ये कन्वीनियंट है कहीं पर, ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपने उसी एरिया में उसी चीज़ पर रिसर्च करनी है, तो वो आपका पर्पस बन गया, यानी पर्पसिव सैम्पलिंग होगी। लेकिन क्यों हमने ये कन्वीनियंस नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। जब स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की बात आ गई तो पर्पसिव सैम्पलिंग होगी, क्योंकि वो कन्वीनियंट में तो हो सकता है उसे वो सेट ही ना मिले कि वो अपने इर्द गिर्द देखे, घर से बाहर अगर वो निकलता है, अपने सिटी में निकलता है, तो हो सकता है कि उसको स्पेसिफिक सेट ना मिले। तो पर्पसिव सैम्पलिंग वो होगी जो कन्वीनियंट भी होगी और उसका स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक भी होगा।
Next question is that a variable that is presumed to cause a change in another variable is called. तो अगर हम ये देखिए कि अगर एक वेरिएबल है और उसने चेंज करना है किसको, मतलब उसकी वजह से चेंजेस आ रही हैं इन अनदर वेरिएबल में, तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज किस में आ रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल में. क्वेश्चन नंबर 28, विच वन इज़ नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. ये सारे कौन से हैं जी, और ये हैं हमारे पास कौन से सैम्पलिंग है. विच वन इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी, कौन सा नहीं है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो कोटा सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. अ डैश इज़ अ सबसेट ऑफ अ डैश. तो हम ये दे सकते हैं कि स्टैटिक्स का सबसेट पैरामीटर नहीं होता, पॉपुलेशन का सबसेट सैम्पल नहीं होता, पैरामीटर का सबसेट स्टैटिक्स नहीं होता, हमेशा सैम्पल का जो होता है वो सबसेट होता है पॉपुलेशन का. The nomenclature is used for the following proverb. The healthier procedure is to induce growth rather than to remove defect. ये क्या है जी, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है. क्या ये प्रिवेंटिव मेजर की बात कर रहा है सुपरविजन की, या करेक्ट कर रहा है आपको, या क्रिएट सुपरविजन हो रही है, या फिर कंस्ट्रक्टिव हो रही है. तो क्योंकि यहाँ पे बताई जा रही है एक बात को कि आप अगर ये इस तरह से कर रहे हैं तो वो किस चीज़ को इंड्यूस करेगा, इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हाई लेवल स्किल्स आर स्ट्रेस्ड इन. जब हम इंटीग्रेट करते हैं हाई लेवल पर तो शॉर्ट आंसर टाइप में नहीं होती है, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में नहीं होती है, कंप्लीशन में नहीं होती है, हमेशा होती है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में. क्योंकि अगर आपने हाई लेवल चेक करना है किसी भी स्टूडेंट का तो उसके लिए आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देने होंगे या ओपन एंडेड क्वेश्चंस देने होंगे. द की वर्ड एग्जामिन इज़ यूज्ड फॉर. तो एग्जामिन करना अंडरस्टैंड नहीं होता, ये भी नहीं होता, एनालिसिस होता है. सेकेंडरी एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ. सेकेंडरी का ताल्लुक जो होता है ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो है वो 11th एंड 12th ग्रेड होता है. हायर सेकेंडरी जो होता है वो नेक्स्ट ग्रेड होगा हमारे पास. एंड देन द स्टूडेंट ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी अचीव एजुकेशन एट द लेवल ऑफ. तो अगर हम बात करते हैं जो कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की बात करते हैं पियाजे थ्योरी के अंदर, तो आपको पता है कि उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस दी हैं. पहले सेंसरी मोटर्स से दी हैं, फिर प्री ऑपरेशन दी है, फिर कंक्रीट ऑपरेशन दी है, फिर 4th नंबर पर उन्होंने दी है फॉर्मल ऑपरेशन. और ये हमारे पास जो होती है 11 बरस से ऑनवर्ड हो जाती है, तो वो सेकेंडरी लेवल आ जाता है. The Binet-Simon scale was an intelligence test consisting of 30 items. और ये क्यों किस तरह से थे, ये इजी से डिफ़िकल्ट थे, और ये इनका एक स्केल था, इंटेलिजेंस का था. बीनेट साइमन जो है उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट क्रिएट किया था. सोलो टेक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड बाय बिग्स एंड कोहली. स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग आउटकम है, इसको सोलो कहते हैं हम. सोलो स्टैंड फॉर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. और क्या कहते हैं, इसके बाद आ जाता है SLO, सॉरी सोलो नहीं, SLO जो होगा वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होगा. व्हाट डू वी वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो हम क्या अचीव करेंगे, कंक्लूजन करेंगे, रिसर्च डाटा करेंगे, फीडबैक करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे. देखिए अगर आप ये सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपके माइंड में ये आएगा कि कंक्लूजन होगा, लेकिन जब हमने इंस्ट्रक्शन के एंड पे हमें क्या हासिल होता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव हासिल होते हैं. बिकॉज इंस्ट्रक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट को हासिल करना ही होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, इसी बिहाफ पर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रॉडेस्ट इन नेचर. तो ये एम होगा. डिडक्टिव रीजनिंग फ्रॉम प्रीमिसेस टू कंक्लूजन, ये मैं बता चुकी हूँ आपको. थ्रू विच स्पेसिफिक प्रोसेस द जनरलाइजेशन और स्पेसिफिक लॉज आर इन्फर्ड बाय द साइंटिस्ट. देखिए स्पेसिफिक प्रोसेस किया हमने, जनरलाइजेशन या साइंटिफिक लॉज को हमने किया है बाय द साइंटिस्ट के ज़रिए, तो इंडक्शन रीजनिंग होगी. which reflect the purpose of particular unit or level of the school program such as elementary, middle level और high schools. तो ये क्या है हमारे पास, जब हम रिफ्लेक्ट करें अपने पर्पज़ को पर्टिकुलर यूनिट के ज़रिए या फिर लेवल के ज़रिए, तो हमारे कौन से ऑब्जेक्ट हासिल होंगे, तो हमें हासिल होगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स. OMR stand for optical mark readers. The solar taxonomy is used to prepare the test. ठीक है. और इसके बाद है इंस्पेक्शन, लेजर स्फेयर, करेक्टिव ट्रेनिंग एंड गाइडेंस एंड डेमोक्रेटिक आर 5 टाइप ऑफ सुपरविजन हु प्रेजेंट दिस टाइप. तो अगर हम ये देखें तो ये हमें बर्टन एंड प्रेंकर ने प्रेजेंट की थी, और ये तमाम चीज़ें हमारी लीडरशिप थेरीज में भी आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थेरी में भी आती हैं, सुपरविजन में भी आती हैं. लेकिन जो सुपरविजन की जब बात आएगी तो ये पेश की गई हैं इनकी जानिब से.
Assessment tools that teacher use to monitor students' progress are called. जब टीचर्स ने मॉनिटर किया स्टूडेंट्स को तो फॉर्मेटिव टूल लगाया. Assessment tool that teacher used to know the actual status of students. Cumulative learning, तो cumulative हो गई तो summative हो गई. OMR is used for scoring the test. ठीक है. A standardized achievement test has definite unique feature include. जो standardized achievement test होता है उसका देखिए फिक्स्ड आइटम होते हैं सबके लिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग द टेस्ट, नॉर्म्स होते हैं प्रॉपर तरीके से कि आपने किस तरह करना है. जैसे हमारे जो नॉर्म्स हैं, अगर हम PBSC की बात करें तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, एक ही टेस्ट होगा एक टाइम में तमाम सेंटर्स के ऊपर. ठीक है, एक ही टाइम स्केल होगा, आपको सिलेबस जो है वो प्रोवाइड किया गया है. तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया. हाई टेक्निकल क्वालिटी स्टैंडर्डाइज टेस्ट में होती है एंड डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड स्कोरिंग आर सो प्रिसाइजली स्टेटेड इन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग में होती हैं. विच वन कैन बी कॉल्ड द सर्विस एक्टिविटी. तो सर्विस एक्टिविटी देखिए ये सर्विस नहीं देते हैं, हमेशा सुपरवाइज़र देता है. स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर डैश इन नेचर, तो हम ये कहते हैं कि ये इनफ्लेक्सिबल है बिकॉज जो नॉर्म्स जो स्टैंडर्ड उसने बना दिए हैं उन्हीं के बिहाव पे वो स्टैंडर्डाइज है. अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएगा जैसे कि एक टीचर ले आता है तो वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होगा. National Education Assessment Systems has been established under Sector Reform Action Plan. ठीक है. Sir Syed Ahmed was extremely impressed by the education system of England because उन्होंने इंग्लैंड में स्टडी किया था तो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे. Which graph shows the cause and effect process of how things happen. तो कॉज एंड इफेक्ट जो होता है वो फ्लो चार्ट के अंदर आता है. विच ग्राफ प्रेजेंट द स्टेप इन प्रोसेस, फ्लो चार्ट में हम स्टेप को रखते हैं. एंड वदिया मंदर स्कीम इज जो थी वो एजुकेशन से रेलिवेंट थी, विच इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी ऑफ पर्सनल हिस्ट्री मेमोरी.